केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इन 9 सालों में एक नए भारत की नींव रखी गई। उसका लेखा जोखा देने के लिए तमाम मंत्रियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका मंत्रालय इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी है। जनजातीय मामलों के केंद्र में मंत्री और झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी हमारे खास मेहमान हैं। उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में अर्जुन जी। शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी कि लगातार बताया जा रहा है 9 साल में क्या रहा। आपके पास एक ऐसा मंत्रालय है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। 9 साल को अगर समअप किया जाए तो आप कैसे देखते हैं सरकार की योजना? देखिए, 2014 के पहले की वास्तविक स्थिति मैं समझता हूँ कि देशवासियों के सामने दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कड़वे अनुभव रहे हैं और 2014 के बाद 2014 से 2019 तक, फिर 2019 से अब तक, यानी 9 वर्षों का जो कालखंड है वो वास्तविक रूप से इस देश के इतिहास में नए अध्याय को जोड़ने वाला है। और सबसे पहले कोई भी देश का जो मौलिक बातें होती है वो होती है कि देश की जनता सरकार पर कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचता है कि भविष्य के बारे में हमारा फैसला जनहित में होगा। तो 2014 में इसी उम्मीद के साथ देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना और 2014 से 2023 है, इन 9 वर्षों के कालखंड में जनता के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में और इस तरह के जितने भी मापदंड आप कह सकते हैं, उन सारे मापदंडों में सरकार खरा उतरने का काम की है। और आज केंद्र सरकार के प्रति लोगों का एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस कि देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने के जो पैरामीटर होते हैं, मापदंड होते हैं, उस मापदंड को यह सरकार बखूबी समझते हुए उन सारे क्षेत्रों को संपूर्णता के साथ देखती है और उस पर निर्णय लेती है। अर्जुन जी, आपने क्योंकि एक बात बताई कि किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन जनजातीय मामले लगातार हम देख रहे हैं पिछले 9 साल में कि प्रधानमंत्री का जोर काफी ज्यादा इस मुद्दे पर रहा है, चाहे वो उनसे मिलना हो, उनके लिए योजनाएं बनानी हो। आपके मंत्रालय का जो फोकस है वो बहुत बढ़ गया है। अगर हम इसी पर केंद्रित करके बात करें तो आपको लगता है कि पहले में और अब इन 9 सालों में बहुत अंतर आ गया है, कम से कम इस मुद्दे पर? इसमें मैं 2 बातों पर जोर देना चाहूँगा। जब आप ट्राइबल्स की बातें करते हैं, जब जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों की बातें करते हैं, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनजाति यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो है क्या। इस देश के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स निश्चित रूप से अपने चरित्र को लेकर उसकी पहचान बनती है, उनके कैरेक्टर बेस्ड लाइफ स्टाइल को, जिसे वो आदिकाल से इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम कहाँ हैं इसकी चिंता नहीं, जहाँ हैं वहाँ हम अपने आप में एक सार्वभौमिक व्यवस्था जो प्राकृतिक का व्यवस्था है उसके साथ जुड़ करके हम अपने आप को पाते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय, तो पहली बात तो ये है कि उन क्षेत्रों में, और ख़ास करके जब आप ट्राइबल्स की बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर दुरूह क्षेत्र में, जहाँ हो सकता है सड़कें नहीं है, जहाँ हो सकता है बिजली नहीं है, जहाँ हो सकता है कि कई तरह के असुविधाएं रही है, उन सारे क्षेत्रों में भी वो कभी ये बात कहने के लिए नहीं आया कि हमें इन सारी सुविधाएं दे करके ही हम खुश होने वाले हैं। हमारे पास यदि नहीं है फिर भी हम खुश हैं, पर हस्तक्षेप से दूर हमारी प्राकृतिक जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि समय समय पर यदि आप पीछे के पृष्ठभूमि को देखें तो समय समय पर लोगों ने इन बातों की, इन मौलिक बातों को लगातार बरकरार रखने के लिए, चाहे
इतिहास के आईने में आप देखेंगे, मुग़ल के शासन हो या ब्रिटिश शासन हो, ज़ोरदार तरीके से लोगों ने विरोध किया, प्रतिवाद किया और उन्होंने बात की मौलिक कि ये जो जल है, जंगल है, ज़मीन है, इसकी जो व्यवस्था है जीवन के साथ, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट के नए आयाम कैसे तय किए जाए, नए चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस मामले में निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जहाँ उनके अस्तित्व के विषय पर इस सरकार ने ध्यान रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसा ही एक स्वाभिमान के साथ जीने का जो परंपरा रहा है उसको जीवंत अवस्था में कैसे बरकरार रखा जाए, इसका प्रयत्न हुआ। और इसलिए एक ट्राइबल एज ए स्वाभिमानी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाला देश का नागरिक है, तो एक स्पेशल डे इसके लिए चिन्हित किया गया कि इस दिन पूरे देश के ट्राइबल अपने आप को स्वाभिमानी के साथ, गौरव के साथ इस देश में, इस देश का एक ऐसा नागरिक है जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहकर अपने खुश भी रहता है और देश की चिंता भी करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस दिशा में हुआ कि हम उन बातों को ध्यान रखने में सफल हुए जिन बातों के लिए लगातार समय समय पर लोगों ने प्रतिवाद किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री का एक कोट बहुत फेमस हुआ जब उन्होंने कहा कि एक तरीके से मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है आदिवासियों का उत्थान, जनजातीय का उत्थान, और वही देश के असली हीरो हैं जिनकी अब तक अनदेखी होती रही। आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही, ये उन तक पहुंचने की भी बात थी और उनके बारे में जो सोच है उसकी भी बात थी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में बहुत नज़दीक से काम किया और गुजरात में एक बड़ी संख्या में जनजातीय लोग भी हैं, जनजातीय क्षेत्र भी है, तो इस नाते उनका अनुभव भी है और उनके बीच में काम किया है, तो उनका जो नैसर्गिक जीवन है उसके बारे में काफ़ी अनुभव रखते हैं और इसलिए जो भी फैसला होता है उस पर हम काफ़ी गंभीरता से चर्चा करते हैं और ऐसी योजनाओं की प्राथमिकता तय करते हैं जिससे कि उनके अक्षुण्ण जीवन पद्धति बरकरार रहे और हम ये सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो इस वैश्विक युग में अपने आप को पीछे ना देखें। अर्जुन जी, बजट में अगर सबसे ज्यादा प्रावधान अब रखे जा रहे हैं और खासकर उन जगहों पर फोकस किया जा रहा है, मैं देख रही थी जब आप भी 9 साल पर लगातार जगह जगह बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने एक बात कही कि पहले और अब में अंतर अनदेखी का आया है। पहले एक अनदेखी होती थी, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी और शायद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत काम होता था। मैं थोड़ा वो समझना चाहूंगी कि 9 साल में ही परिवर्तन क्यों आया, इसकी वजह क्या थी जो 65 साल में नहीं हो पाया? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा ना कि कुछ जो मौलिक बातें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको तवज्जो मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस सरकार ने हेल्थ की बात की कि हेल्थ फॉर ऑल एंड ट्राइबल एरिया में स्पेशल प्रोग्राम चलना चाहिए। एजुकेशन की बात की कि सभी स्थानों में, अब आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक जिला में एक एक नवोदय विद्यालय देश भर में खुले। ये फैसला भारत सरकार का पिछले दिनों रहा है जो नीतिगत रूप से हर जिले में एक एकलव्य हमारा नवोदय विद्यालय है। उसी के तर्ज पर हम किस ढंग से ब्लॉक लेवल में जहाँ ट्राइबल्स है उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो घर के पास भी रहे और घर में न रहकर घर के तरह रहे और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। तो इसलिए देश भर में हमारा एक बेहद प्रभावी कार्यक्रम स्कूल बनाने का चल रहा है जो रेसिडेंशियल स्कूल है, और वो स्कूल मानकों के आधार पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं।
आदिवासियों की जब आपने बात की तो इस वक्त तो देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति देश की, वो महिला के साथ साथ उसी समुदाय से, उसी जाति से भी आते हैं, जनजातीय से आती हैं। ये आपको लगता है कि सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि जो करके दिखाने की एक बात आप कर रहे हैं और जो लगातार बात कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सम्मान रहा। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जिस तिथि को निर्धारित किया, और दूसरा लंबे अरसे तक इस बात को जिसने नजरअंदाज किया, वैसे लोगों के लिए ये बात और देश के जनजातीय के लिए और देश के जनता के लिए बहुत महत्व का है, इस दृष्टि से कि ट्राइबल एरिया के लोग कभी मांगने के लिए दिल्ली नहीं आते। बहुत सारे समुदायों के, वर्गों के, या बहुत सारे ऐसे जो विभिन्न कार्य पेशे में लगे हुए लोग हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर आते हैं, पर ट्राइबल इस तरह की मांगे नहीं करता है। वो अपने जगह में स्वतंत्र रहकर देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा करता है, इस दृष्टि से कि हम किसी की लायबिलिटी या हम किसी का लायबिलिटी है इस तरीके से नहीं, स्वतंत्र निर्विकार तरीके से। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महसूस करते हुए एनडीए फोरम से एक प्रतिनिधि कि देश में आज तक जो नहीं हुआ है, उन तबकों को स्वाभिमानी जीवन के लिए प्रेरित करते हुए देशवासियों के सामने और दुनिया के सामने में भी ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि देश ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में देख रहा है। तो ये स्वाभिमान न केवल ट्राइबल का बल्कि देश का बढ़ रहा है कि हमारे नज़रिए में किस तरीके से, या हमारी दृष्टि में, हमारी जो पारखी नज़र है कि उन सबको हमें लेके आने के लिए विकास के इस यात्रा में हमें ऐसे प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो लोगों को प्रेरणा भी मिले और लोग इन सारी चीज़ों से प्रोत्साहित हों। क्योंकि इसमें आपका एक अहम योगदान रहा था अर्जुन जी, जब राष्ट्रपति बनी और हम लगातार देख रहे थे राष्ट्रपति बनाने तक का एक आपका एक जुड़ाव भी रहा उस तरह से। उसके बाद जब आप जाते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में या तमाम जब लोगों से बात करते हैं उस समुदाय के, उस वर्ग के, तो आपको लगता है कि उनमें खुशी और सम्मान की भावना आई है? देखिए, बिल्कुल, दे फील वेरी प्राउड कि देखिए राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद, सर्वोच्च नागरिक के रूप में होता है, तो उन्हें खुशी जरूर होती है। अब उनसे प्रेरणा लेकर लोगों में बहुत जागरूकता भी फैली है और हम आगे विकास को उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि उसमें वो भागीदार हो, उसमें वो सहयोगी हो, उसमें वो लाभान्वित हो और वो अपने आप को आने वाले दिनों के लिए तैयार करे कि आज अगर हम अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो अमृत काल में आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में और जनजाति परिवारों में रहने वाले लोगों का ये संकल्प कि 2047 में जब 100 वर्ष मनाएंगे तो उस जंगल की गूंज विकास और ज्ञान के माध्यम से दिखेगी। अर्जुन जी, ये क्योंकि हमने अब राष्ट्रपति की बात की है तो पिछले कुछ दिनों से एक अलग तरीके का विवाद विपक्ष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि जब उनको सपोर्ट करना था तो वो विपक्षी दल जो उनके बारे में किस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल करते थे, आज उनके सपोर्ट में खड़े होकर ये लामबंदी जो दिखाई दे रही है, इसकी कोई वजह खास दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं सीधा सा बात बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको उस तरीके से नहीं बोलना चाहता हूँ जो एक राजनीतिक दृष्टि से लोग देख करके बात करते हैं। देश के राष्ट्रपति एक पद जिसमें पहली बार एज ए ट्राइबल महिला को बनाने की बात हो गई थी। इस देश में लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने शासन किया और ऐसे दलों के साथ मिलकर के भी कांग्रेस ने शासन किया जो आज उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। बेहतर होता उस समय में कांग्रेस जो लंबे अरसे तक शासन किया कि पहली बार ऐसे महिला के बारे में देश सोच रहा है। ये ठीक है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
ये फैसला किया गया। लेकिन सर्वोच्च पद पूरे देश के लिए होता है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। कांग्रेस को लीड लेकर के बताना चाहिए कि हम इसका समर्थन करते हैं, बजाय इसके उन्हें कैसे हराया जाए, कैसे वो ना बने, इसकी जितनी कोशिशें होनी चाहिए थी वो सारी कोशिशें इन लोगों ने की, विरोध में मतदान किया और इसके बावजूद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। अब जिस तरीके से वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो वो एक खोखलापन दिख रहा है कि यदि आप एनिमसली प्रेसिडेंट को चुनते तो कम से कम ये बात कह सकते थे कि हम आदिवासी महिला का या आदिवासी महिला राष्ट्रपति को इसमें मौका नहीं मिला, तो आपके बात में थोड़ी सी दम दिखाई देती। लेकिन अभी तो वो खोखलापन दिखाई दे रहा है कि अभी भी राजनीति से आप बाज नहीं आ रहे। देश का संसद पूरे देशवासियों के लिए या लोकतंत्र का मंदिर बना है, जो आज़ादी के लंबे कालखंड तक वो नहीं बन पाया था, महसूस की जा रही थी, एक पुराने पार्लियामेंट में चल रहा था। अगर ये संकल्प पूरा हो रहा है कि आज कल के दिन में फिर से हो सकता है डिलिमिटेशन के माध्यम से सीटें बढ़ी, तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए संसद भवन बना, तो उसमें ये राजनीति कर रहे हैं और वो भी एक खोखलापन की राजनीति। यदि आप महामहिम राष्ट्रपति को एनोनिमसली चुनते तो आप ये कहते, तो इसमें कुछ दिखाई देता कि आप आदिवासी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं या आदिवासियों के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन ये बातें स्वतः उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि आज भी ऐसे मामले पर वो राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। तो आपको लगता है ये इशू पूरी तरह बेईमानी है जिस तरह से बिल्कुल उठाने की कोशिश ये कहने का आज मौलिक या नैतिक मैंने नैतिकता ही नहीं है इस तरह की बात कहने की। एनिमसली करते तब तो ये होता कि भाई हमने देश में सर्व मिल करके चुना है, तो आज इस तरह की क्यों हो रही है। उस समय तो आपने इसकी चिंता नहीं की कि वो एक आदिवासी महिला है। उस समय तो आपको यह ध्यान में नहीं आया कि उनको सर्वसम्मति से बनाना चाहिए। उस समय तो इनको कैसे हराया जाए इसी बात की चिंता ज़्यादा किया। तो ये सारी चीज़ें दिखती है। अर्जुन मुंडा जी से हमारी एक खास बातचीत अभी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह राष्ट्रपति के पद को लेकर भी जो सम्मान देना चाहिए था पहले विपक्ष ने नहीं दिया और उसके बाद अब ये मुद्दा आया। पद्मा अवार्ड तक जो तस्वीरें सामने आई इस बार लगातार हर साल सामने आ रही हैं, दिल को छूने वाली तस्वीरें हैं और ये भी पता लगता है कि हमारे भारत की ऐसी खोज जो अब तक लोगों के सामने नहीं आती थी उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये आपको लगता है कि एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर ये भी देखा जाएगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया नहीं किया, लेकिन एक खोजी मानसिकता के साथ कि देश के विविध क्षेत्रों में हो रहे ऐसे गतिविधियाँ जिससे समाज लाभान्वित हो रहा है, प्रेरणा ले रहा है, या उनके निजी ऐसे प्रयत्न हैं जो समाज को शिक्षा दे रहा है, क्षेत्र को जागृत कर रहा है और देशवासियों में ये संदेश दे रहा है अपने क्षेत्र में काम करके कि
ऐसे कार्यों से समाज में क्या बदलाव आ सकता है, कैसे जागृति हो सकती है, या क्या हम इंडिविजुअली अपने एफर्ट से चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो इन सारे गतिविधियों से जुड़ा है, वैसे ट्राइबल में भी, नॉन ट्राइबल में भी, और कई ऐसे जो नेचुरल तरीके से एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए समाज पे सक्रिय रहते हैं, और एक बहुत बड़ी ताकत गांव की है, उसको पारखी नज़र से, खोजी तरीके से देख करके वैसे लोगों को पद्मश्री का अवार्ड देना, मैं समझता हूँ कि नए युग का एक कहा जाए कि पदार्पण हो रहा है, कि ऐसे सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन जी, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया किस तरह से अलग तरीके का ये नया भारत है जो आगे डेवलप हो रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में जहां सबसे ज्यादा आबादी जनजातीय समुदाय की है और उस वर्ग से आते हैं, वहां दोनों में ही बीजेपी की सरकार नहीं है। आपको लगता है इसकी कोई खास वजह है, या अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं वो वहां तक उस तरह से पहुंच पाएंगी? क्योंकि डबल इंजन की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के साथ में वो डबल इंजन वाली सरकार का एक स्लोगन नहीं हो पाता। भारत का संपूर्ण विकास का एक ध्येय है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सभी राज्यों में विकास का काम हो रहा है, चल रहा है। राज्य आधार पर, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य अलग अलग चुनाव भी होते हैं और अलग अलग तरीके से स्थानीय विषय भी रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है, और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब लोगों में यह हो रहा है कि डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोनों राज्य अटल जी के कालखंड में बने हैं, 3 राज्य बने, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। तो इन राज्यों में मिनरल रिच स्टेट के रूप में देखा जाता है, पर डेवलपमेंट में और बहुत सारे कार्य किए जाने हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट के जो नेशनल प्रोग्राम है उसके साथ जोड़ करके हम संपूर्ण ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट हो, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। पर राज्य सरकार के नाते हम और अधिक बेहतर काम कर सकते हैं, ये कोशिश अब वहाँ के जनता को ही ये ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय प्रांतीय स्तर पर डेवलपमेंट हमें एक दृष्टि के साथ देखना चाहिए कि डेवलपमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए विकास जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस बात का ध्यान इन राज्यों की जनता रखेगी। अर्जुन जी, क्योंकि इन दोनों राज्यों की तो हम बात करें, लेकिन ये जो साल है और खासकर 2024 जिसके ऊपर अब सबकी निगाहें लगी हैं, सारे विपक्षी दलों का भी जो फोकस है वो अब इस एरिया पर आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि ये वोट बैंक कितना जरूरी है। गुजरात में जब राहुल गांधी गए थे तब उन्होंने एक अलग ही लेवल पर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को अब तक अपना माना ही नहीं गया है, सरकार अपना नहीं मानती। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक अलग विचारधारा के तहत उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब वोट पड़े तो कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों का वोट नहीं गया। ये आपको लगता है कि इस तरह का जो स्लोगन दिया जाता रहा अब तक विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वो क्लिक नहीं करा? देखिए, देश में लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने सत्ता चलाया, पर जो संपूर्णता होनी चाहिए उसका बड़ा अभाव रहा। वो हमेशा इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब बातों को वोट का आधार बनाया और बहकाया, फुसलाया, प्रलोभन दिया और देश में सत्ता की राजनीति की। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इन बातों को कह करके जो कोशिश कर रहा है उससे इन्हें फ़ायदा नहीं होगा। देश की जनता और जनजातीय क्षेत्र में अब जागरूकता
बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वो हमारे इस क्षेत्र के उन बातों का ध्यान रखते हुए जिससे कि हमारी देशज सांस्कृतिक विरासत जो गांव की है वो बरकरार रहे और क्षेत्र का विकास हो। तो इस दृष्टि से सोचने वालों की तादाद बढ़ रही है। तो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि अब इस तरह के राजनीति का स्थान आने वाले दिनों में नहीं होगा। अंत में दो सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी अर्जुन जी कि एक 9 साल में, क्योंकि ये तो आपने अपने डिपार्टमेंट का जनजातीय मामलों की बात की, लेकिन आप इस 9 साल को जब सम अप करें तो आपके लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है और किया गया, वो आप क्या मानते हैं? मोदी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि एक नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और आज अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ है, आगे बढ़ रहा है, तो उसमें एक गांव का नागरिक की भागीदारी है। और ये सभी क्षेत्रों में नए तरीके से दुनिया के चुनौती को मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ये इसका उदाहरण मैं इस रूप में देना चाहता हूँ कि जब इस देश में आपदा आई, कोविड जैसे महामारी आई, तो केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो प्रयत्न हुए वो मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप क्वालिटी को, कैपेबिलिटी को दिखाता है। वहीं जनता जिस तरीके से जागरूक होकर के चीज़ों को ली और खुद को सुरक्षित करने का एक अभूतपूर्व परिचय दिया, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक नए क्षितिज का निर्माण करता है। और इस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी देश मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, इसका संदेश देता है। तो ये जो वास्तविक दृश्य आज उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत को हर मामले में माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि भारत को नज़रअंदाज करके हम किसी भी विषय पर सोच नहीं सकते। तो ये जनता का, क्योंकि जनता ने ही ऐसे सरकार चुनी है जिससे नरेंद्र भाई मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका नेतृत्व को जो ताकत मिली है वो देश के जनता के माध्यम से मिली है और वो जागरूकता का परिचय है। अब जब 1 साल और उसके बाद चुनावी मोड में पूरा देश चला जाएगा, इस 1 साल में आप क्या बदलाव देख रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर अब दिखाई देगा? इस देश में जो सरकार है, सरकार के नाते इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के एक अभूतपूर्व कार्य योजना पर काम हो रहा है। पीएम गति शक्ति को अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से काम हो रहा है, उसको पूरा ये एक रिसर्च का विषय है, पीएम गति शक्ति, कि किस तरीके से पूरे देश के आधारभूत संरचना का मॉनिटर किया जा रहा है और सभी क्षेत्रों में सभी, यानी आप एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, उस पर काम हो रहा है कि पूरे देश को नेटवर्क में हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से जोड़ें। तो ये एक जहाँ बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, वहीं उसके साथ साथ जनता को रोजगार से कैसे जोड़ना, जनता को और अधिक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के रूप में इनोवेशन में अपने इंडियन माइंड को मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल किया जाए, जैसे हमारा देशज हुनर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हम ज़्यादा ऑथेंटिक वे में अपना स्थान बना पाए। तो इस तरीके से एक नई वातावरण का निर्माण हो रहा है और उसको एक गति चाहिए और गति चाहिए। और गति के लिए हम निश्चित रूप से मानते हैं कि जहाँ देश की जनता को इस बात के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेतृत्व देकर उन्होंने खुद अपने देश को बनाने का जिम्मेदारी लिया है,
तो वहीं आने वाले दिनों में उसे आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सशक्त भूमिका वो निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी इस खास बातचीत के लिए, और इतना अहम मंत्रालय जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों और चर्चा में है उसके बारे में इतनी डिटेल में हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत 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 धन्यवाद।